अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 15 का टॉपिक 15.3 पढ़ने लगे हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कि हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पेरिकल डाटा। कि पहले आप टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसका जो डाटा है फिर उसके बाद आप उसे कलेक्ट करेंगे। उस डाटा को कलेक्ट करते हुए आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले अब आपने देखें एक्सपेरिमेंट कौन सा करना है, टाइट्रेशन का। उसके ज़रिए आपने एम्पेरिकल डाटा, उसका डाटा कलेक्ट करना है टाइट्रेशन के बाद, और उसके बाद सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट कर देनी है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टाइट्रेशन हमारे पास बेसिकली है क्या। तो टाइट्रेशन हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसमें हम दो सॉल्यूशन लेते हैं। तो दो सॉल्यूशन लेते हैं, दो में से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, वॉल्यूम तो हमें दोनों सॉल्यूशन के पता होते हैं। अगर वॉल्यूम दोनों के पता है तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होगी और एक की हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो या तो फिर हमें दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे देगा और एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे देगा, तो हमने दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। एक सॉल्यूशन, अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, उनके नंबर ऑफ मोल्स बता देगा, वॉल्यूम बता देगा, एक की कंसंट्रेशन बता देगा, तो आपका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि डाटा को देखते हुए हमने यूज़ करना है सारे डाटा को, और हमने जो चीज़ हमसे पूछी जाएगी वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो अब यहाँ बेसिकली हम कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यही पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे टाइट्रेशन के ज़रिए। तो सबसे पहले यहाँ डिफाइन दी हुई है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। कि अब दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें नॉन है और दूसरे की हमें नॉन नहीं है, यानी कि एक की कंसंट्रेशन तो हमें मालूम है और दूसरे की हमें मालूम नहीं है। तो एक कंसंट्रेशन जो हमें मालूम है उसके ज़रिए हम दूसरी को मालूम कर देंगे। टिल द एंड पॉइंट इज़ रीच, जब तक हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तब तक हमारा केमिकल रिएक्शन एंड नहीं हो जाएगा। जैसा आपका केमिकल रिएक्शन एंड हो जाएगा तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। अभी हम करेंगे कैसे, देखिए कंसंट्रेशन का फार्मूला जो हमने प्रीवियस टॉपिक में लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला था बराबर है, ऊपर या तो आपके पास मैस आ जाएगा या फिर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। कि अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अगर मैस गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से और मैस को करते हैं स्मॉल एम से। अगर आपको मैस गिवन है तो मैस आ जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आप इसे डिवाइड करेंगे गिवन वॉल्यूम से, कि जो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम उससे आप इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखें जहाँ हम दो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा जिसका हमें वॉल्यूम पता होगा, ठीक है, जिसके हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे और कंसंट्रेशन भी हमें पता होगी। और दूसरा सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होगी, मोल्स पता होंगे, वॉल्यूम पता होगा, लेकिन हमें कंसंट्रेशन क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें, अब ये जो सारा प्रोसेस है इसे करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि हमें इस टाइट्रेशन के ज़रिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए कि जो भी रिएक्शन हम कर रहे हैं, देखें दो सॉल्यूशन हमने लिया ना, तो वो दोनों सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन हमारे पास जो हमारा केमिकल रिएक्शन उसकी क्या है, फॉर द रिएक्शन बिटवीन द टू सॉल्यूशन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ, अब दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो हमें क्या पता होना चाहिए कि दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है यूज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमें जो पता होना चाहिए दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम और एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पहले से हमें पता होनी चाहिए, दो सॉल्यूशन जो हमने लिए हैं दोनों का वॉल्यूम, अब एक सॉल्यूशन नॉन है दूसरा अननोन है तो वॉल्यूम दोनों का पता होना चाहिए। अब एक की कंसंट्रेशन हमें मालूम होगी और दूसरे की हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, उसे डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी कि जो दो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें एक चीज़ एसिड होती है और दूसरी क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, एक की कंसंट्रेशन, अगर एसिड की हमें कंसंट्रेशन मालूम है तो हमें बेस की कंसंट्रेशन मालूम नहीं होगी, और अगर बेस की मालूम है तो एसिड की मालूम नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑपरेटस होता है वो क्या होता है, हम एक फ्लास्क लेते हैं, ये देखें यहाँ फ्लास्क लिया हुआ है ना,
हम एक फ्लास्क को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लास्क हमने लिया है यहाँ पर, उसके बाद हमने एक दो सॉल्यूशन होते हैं ना, एक जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट, और जिसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करना होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनालाइट, ठीक है। ये देखें, इसकी ये यहाँ लिखा हुआ है एनालाइट, इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है। और ये जो हमारे पास जो एनालाइट है वो हम लेते हैं फ्लास्क में, और जो दूसरा हमारे पास टाइट्रेंट होता है उसे हम किस में लेते हैं, ब्यूरिट में। ये देखें, ये ब्यूरिट है आपके पास, अपरेटस का नाम देखें, ये आपके पास क्या है, ब्यूरिट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फ्लास्क है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क है, ब्यूरिट है, ब्यूरिट के लास्ट में स्टॉपर लगा हुआ है आपका। और ये हम इंडिकेटर स्टॉपर के थ्रू क्या डाल रहे हैं, इंडिकेटर डाल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन नहीं होती, जिसे हम एनालाइट सॉल्यूशन कहते हैं, उसे हम फ्लास्क में लेते हैं और उसके अंदर हम इंडिकेटर के 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं। फिर हम ऑपरेटर सेट करते हैं, फ्लास्क के ऊपर ब्यूरिट लगाते हैं। ब्यूरिट में हमारे पास यहाँ टाइट्रेंट होता है, जिसकी यहाँ ग्रेजुएटेड ब्यूरिट होती है, यहाँ रीडिंग हमें शो हो रही होती है। तो यहाँ हम ब्यूरिट के अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल हम NaOH HCl ले रहे हैं, HCl की कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, तो HCl को हमने यहाँ फ्लास्क के अंदर ले लिया, ठीक है। फ्लास्क में हमने क्या डाला, यहाँ पर एसिड डाला, कौन सा, HCl, ठीक है। उसके अंदर हमने इंडिकेटर डाल दिया। अब ब्यूरिट हमने लिया, आपके पास ब्यूरिट में क्या मौजूद है, NaOH, आपके पास बेस मौजूद है, क्योंकि टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, एक एसिड होता है और दूसरा क्या होता है, बेस। तो आपके पास जो एनालाइट है जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम नहीं है वो आपके पास एसिड है HCl, और जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम है वो एक बेस है NaOH। तो आपने यहाँ से स्टॉपर खोला है, ठीक है। अब आपने जब इंडिकेटर डाल दिया उसके बाद ऑपरेटर सेट किया, फ्लास्क को रखा, यहाँ से आपने स्टॉपर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ड्रॉप करके जो आपका NaOH है वो फ्लास्क में आना शुरू हो जाएगा। आप उसे थोड़ा शेक करते रहेंगे कि वो मिक्सअप होता जाए। फिर एक टाइम आएगा, आप देखेंगे, अब देखें ये रीडिंग आपकी यहाँ पर है, ठीक है, ये इनिशियल रीडिंग है। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे अब यहाँ देखें, इसका लेवल यहाँ है और बाद में यहाँ है, जैसे जैसे NaOH आपका फ्लास्क में आता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपका जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। वहीं आप इस स्टॉपर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और यहाँ से जैसे पहले अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 20 सेंटीमीटर क्यूब था, अब हमारे पास कितना बच गया, यहाँ 10 बच गया, यानी कि जो आपका वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम रीडिंग को भी क्या कर लेंगे, नोट करेंगे। ये हमारे पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी कि हमने कितना वॉल्यूम NaOH का यूज़ किया, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ था, न्यूट्रलाइज हुआ था। हमें कैसे पता चला हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कि हमने जो इंडिकेटर यूज़ किया था यहाँ वो कलरलेस था, जैसे ही हमने उसमें बेस डाला आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो जो आपका सॉल्यूशन है उसने अपना कलर क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। और ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपका जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया, आपका जो रिएक्शन है वो एंड पॉइंट तक पहुंच गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन, अब देखें इसके हमें वॉल्यूम मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, तो हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी ये हमारे पास नाउन कंसंट्रेशन होगी, अब देखें हमें पता है ना हमने कितना यूज़ किया, और उसके बाद ये हम अननोन जो कंसंट्रेशन होगी उसे फाइंड आउट इसके थ्रू कर लेंगे। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ सबसे पहले आपको एग्जांपल दी हुई है 15.8। अभी जो हमने टाइट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा है ना, सेम यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे। देखें, टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन NaOH एंड HCl, कि NaOH एक बेस आपने लिया, HCl एक एसिड लिया है, दोनों के दरमियान में टाइट्रेशन हमने परफॉर्म करनी है टिल द एंड पॉइंट इज रीच, यानी कि पहले जो आपका सॉल्यूशन कलरलेस था आपने तब तक रिएक्शन करवाना है जब तक वो कोई कलर शो ना करें, ठीक है। अभी देखिए ये इंडिकेटर पर डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या कलर शो करेगा। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हमने अगर फेनोल्फिथलीन का इंडिकेटर यूज़ किया है, तो वो एसिड के अंदर कोई भी कलर नहीं देता और बेस के अंदर वो पिंक कलर शो करता है, यानी कि जैसे बेस उसके अंदर आता है। तो सेम इसी तरह डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ करते हुए तो यहाँ पर डिफरेंट कलर शो होंगे, ठीक है। जिस हम नेचर का इंडिकेटर यूज़ करेंगे उसका एसिड बेस इफेक्ट के जो कलर होंगे वही आपको शो होंगे। तो अब हमने क्या करना है, रिएक्शन तब तक करना है जब तक वो एंड पॉइंट तक ना पहुंच जाए। अब देखें जो आपका, अब देखें एक हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमें बता दिया है, पहला 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कि एसिड बेस हमने लिया, जो बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो हमने वॉल्यूम लिया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए था, ये हमें डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए था, तो ये डेसीमीटर क्यूब में गिवन नहीं है,
क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी है हमारे पास, लार्ज यूनिट है, तो हम इसे सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट खुद से कर लेंगे। जो आपका मोस्टली ऑपरेटर्स होता है ना लेबॉर्ट्री में भी, उसकी आप ग्रेजुएशन देखें तो आपकी जो मेजरमेंट होती है मिलीमीटर में होती है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, तो इसीलिए हम सेंटीमीटर क्यूब वाले इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और उन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में। सॉल्यूशन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन, अब इसकी मोलर कंसंट्रेशन आपके पास क्या है 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इज यूज टू न्यूट्रलाइज 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। अब देखें बेस था, हमें एक वॉल्यूम मिल गया 15 सेंटीमीटर क्यूब, अब दूसरा हमें एसिड है HCl, अब इसका वॉल्यूम हमें मिल गया 23 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें एक कंसंट्रेशन हमें पता है, दूसरी कंसंट्रेशन हमने क्या करनी है, HCl की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें एक की जब कंसंट्रेशन नॉन है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे की फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें हमने अभी थ्योरी में पढ़ा है कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, 2 सॉल्यूशंस के वॉल्यूम चाहिए और एक की कंसंट्रेशन चाहिए। अब देखें क्या सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम हमें मिल गए, एक सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन मिल गई, दूसरे की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखें हमने NOH लिया, बेस लिया, HCl से रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बनता है साल्ट और वाटर, NaCl हमारे पास एक साल्ट है और H2O वाटर है, ठीक है। अब यहाँ देखें जब हमने Na और OH को रिएक्ट करवाया HCl के साथ तो हमारे पास हमेशा देखें इसके भी 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। जब रिएक्शंस हम डिटेल से पढ़ के आए हैं तो उसे हमने समझा हुआ है, तो जो इसका पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा, इसका नेगेटिव है इसके पॉजिटिव से। अब यहाँ Na पॉजिटिव है तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ, तब Na और Cl दोनों ने मिलकर NaCl बना दिया। अब देखें यहाँ Na की वैलेंसी 1 है तो Cl की वैलेंसी भी 1 है, तो दोनों बैलेंस हो गए, तो हमें यहाँ किसी भी एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक Na के लिए एक Cl काफ़ी होता है। अगर 2 Na होंगे तो 2 Cl चाहिए, 3 होंगे तो 3 चाहिए, ठीक है। अब एक हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया H2। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, एसिड और बेस ने रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना दिया है। NaOH और HCl ने रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड और वाटर हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है। सबसे पहले हमने अभी आप ठीक है पढ़ा है ऊपर कि जो सेंटीमीटर क्यूब है हमें वो नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए डेसीमीटर क्यूब में, तो हम कन्वर्शन कर लेंगे। पहले NaOH का जो वॉल्यूम है हमें 15 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, 1000 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.015 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपका आ गया, उसके बाद हमने HCl का जो वॉल्यूम था जो हमने लिया है वो हम कन्वर्ट करेंगे, 23 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया है 0.023 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, अब सबसे पहले हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं कि कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इन नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब देखें हमने जब अब NOH की कंसंट्रेशन तो हमें पता है, अब HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें वॉल्यूम भी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए। तो HCl का नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं पता, तो हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले NOH के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, अब आप देखें आप अगर वॉल्यूम को यहाँ ले जाएं और कंसंट्रेशन को नीचे ले आएँ तो हम सॉरी मोल्स ये हैं, ठीक है। आप यहाँ ये डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आप कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NOH इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NOH, और उसके बाद वॉल्यूम आ गया। मोलर कंसंट्रेशन NOH की क्या गिवन है 0.5, हमने यहाँ लिख दिया मोल डेसीमीटर क्यूब, और अभी जो हमारे पास वॉल्यूम हमने कन्वर्ट किया वो क्या 0.015, दोनों को मल्टीप्लाई किया, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 0.0075 मोल्स। अब हमारे पास ये NOH के मोल्स आ गए। अब ठीक है, अब हमने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किस पर्पस के लिए यूज़ की है, ताकि हम दूसरे जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसका नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर लें। अब देखें जब एक NOH था तो हमारे पास एक ही HCl का मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट कर रहा था। अब देखिए एक मोल इसका था तो एक मोल इसका है। अब यहाँ NOH के जो हमारे पास टाइट्रेशन का प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास मोल्स निकले 0.0075, यानी कि ये अगर 1 मोल HCl का था तो 1 मोल NOH का था तो 1 मोल HCl का था। अगर यहाँ हमारे पास
NaOH के 0.075 मोल हैं, तो HCl के भी कितने ही होंगे 0.075, क्योंकि दोनों के मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं। जो NaOH है इसके जो मोल्स हैं और जो HCl के मोल्स हैं दोनों केमिकल इक्वेशन में क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल डाटा भी आया है, एम्पेरिकल डाटा हमने इकट्ठा किया है, NaOH के जो मोल्स हैं वही किसके होंगे, HCl के। तो एज इट इज हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.075 मोल्स। ठीक है, अब हमारे पास HCl के मोल्स भी आ गए, HCl का वॉल्यूम भी आ गया, तो हम इजीली कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने फार्मूला यूज़ किया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हमने लिखे, वॉल्यूम हमने नीचे लिखा, डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास अब देखें ऊपर यूनिट हमारे पास मोल था, नीचे यूनिट हमारे पास क्या था, डेसीमीटर क्यूब। तो 0.0326 डिवाइड करके आंसर आया है, मोल वैसे के वैसा आ गया, डेसीमीटर क्यूब नीचे पॉजिटिव में था, जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, या तो हम इसे -3 लिखते हैं या हमने ये पर का साइन लगा दिया। ठीक है, Therefore, the molar concentration of HCl solution is 0.326 मोल डेसीमीटर क्यूब। अब ये आपका जो HCl के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी थी वो हमने बता दी है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टैकोमेट्री इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन मैनी इंडस्ट्रीज। अब देखें जो भी केमिकल रिएक्शन है उसे बैलेंस करना है, उसकी इक्वेशन सेट करनी है, कुछ भी करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टैकोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। क्विक चेक देखते हैं, देखें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, पहले हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। अब हमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब देखें वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन भी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, वो हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH। अब देखें दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया, KOH का वॉल्यूम, ये एसिड था ये बेस है। अब हमने KOH की क्या करना है, KOH सॉल्यूशन की हमें क्या दे दी है, कंसंट्रेशन दे दी है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। अब देखें दो सॉल्यूशन थे, दोनों की कंसंट्रेशन दे दी है, एक का वॉल्यूम दे दिया है, तो दूसरे का वॉल्यूम हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें इसे देखते हैं, देखें अब हमें इसे जब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है C2O4H2 सॉल्यूशन टू एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज द 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर क्यूब, 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ KOH सॉल्यूशन, यानी कि हमने ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पर KOH का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, KOH की कंसंट्रेशन भी हमें दी हुई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन का हमारे पास फार्मूला, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कि नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब हमें वॉल्यूम गिवन है यहाँ, ठीक है, और कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इस फार्मूले को अरेंज करूँ मैं, 3 तरह से हो सकता है। देखें अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या हो जाएगा, M बराबर है C कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ आ जाएगा, V बराबर है M बटा C, M डिवाइडेड बाय C। तो अब हमने वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, यानी कि जो हमारा जो फाइनल यहाँ फार्मूला यूज़ होगा वो यही वाला फार्मूला यूज़ होगा कि V बराबर है M बाय C, कि हमने मोल्स को डिवाइड करना है कंसंट्रेशन से। ठीक है, देखिए गिवन डाटा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यहाँ हमें दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ KOH सॉल्यूशन भी हमें दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ KOH भी हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, हम इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइंड आउट हमने करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के, ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम है इसे हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब आप देखें जो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला C2O4H2 है। हमने रिएक्शन करवाया इसका, ये एसिड है, बेस से रिएक्शन करवाया है 2KOH से। ठीक है, हमने जब इसका रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ हमारे पास क्या बना है, हमारे पास K2C2O4 और H2O बना है। देखें सेम वे वही वाली इक्वेशन हम देखेंगे जैसे हमने लास्ट पॉजिटिव नेगेटिव किया था। ये इसका देखें हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, C2O4 नेगेटिव पार्ट है, H2 पॉजिटिव पार्ट है।
ये के इसका पॉजिटिव पार्ट है, OH इसका नेगेटिव पार्ट है, यानी कि C2O4 रिएक्शन करेगा जो इसका नेगेटिव पार्ट है यहाँ के पॉजिटिव पार्ट से, जो कि क्या है के। तो अब हमारे पास इसकी जो वैलेंसी है वो है क्या -2। तो पोटाशियम की वैलेंसी तो +1 होती है, तो यहाँ हमारे पास दोनों को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए कितने पोटाशियम एटम्स चाहिए होंगे 2। तो इसलिए यहाँ हमने स्टार्ट में ऐड कर दिया 2। तो जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास K2C2O4 और 2H2O, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी कि 2 मोल्स बेस ने रिएक्ट किया है 1 मोल एसिड से। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारे पास KOH का क्या है 25 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 0.025 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो सेम हमने कंसंट्रेशन ऑफ KOH को मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम से, तो 0.01 मल्टीप्लाई, अब देखें ये हमारा वॉल्यूम है 0.025, कंसंट्रेशन हमें गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 0.0025 मोल्स। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने जब लिखी है, अब उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को देखते हैं कि जब हमारे पास 2 मोल्स थे KOH के, तो हमें रिएक्शन 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड में, यानी कि जब KOH के 2 मोल्स थे तो ऑक्सैलिक एसिड का कितना मोल था 1 मोल, यानी कि आपकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एसिड के अमाउंट है वो बेस के क्या है हाफ है। तो सेम जो हमारा एम्पिरिकल डाटा के मुताबिक हमने मोल्स इकट्ठे किए हैं, जो कैलकुलेट किए हैं KOH के, तो अगर हमने ऑक्सैलिक एसिड के निकालने हैं उन मोल्स को क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को हमने जब फाइंड आउट किया तो पोटाशियम के मोल्स को डिवाइड कर दिया 2 से। अब देखें मोल्स का हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो कब फाइंड आउट करेंगे जब कंसंट्रेशन भी हो और मोल्स भी हो। तो कंसंट्रेशन तो गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमने पहले पोटाशियम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं। अब बैलेंस इक्वेशन के थ्रू हमने डाटा चेक करते हुए यहाँ हमने पता चलाया है कि अगर हमारे पास जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसके 2 मोल्स हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल है, तो एम्पिरिकल डाटा में जितने भी मोल्स इकट्ठे हुए हैं उसे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.00125 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सैलिक एसिड के। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है, फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए 0.00125 मोल्स, हमने डिवाइड कर दिया 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब से, तो हमारा आंसर आया 0.0125 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम उसने वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में, उसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा जो फाइनल आंसर है इसका क्या आ गया है 12.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा वॉल्यूम है ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, ये क्विक चेक आपके पास था 15.3, ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, हमने 15.3 का जो टॉपिक था इसकी थ्योरी, इसकी डिफाइन, इसकी एग्जाम्पल भी हमने कर ली है, क्विक चेक भी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।